So hello class ninth, welcome to Zenith Guru Institute. This is शिखर खरे. So guys, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना साउंड चैप्टर. ठीक है. फिजिक्स में मैंने आप लोगों का साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 ले लिया था, जिसमें मैंने फॉरमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी. देखा जाए तो एक तरह से वो एक ऐसा वीडियो था हमारा जो एक वन टाइम रिवीजन वीडियो था, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पे आपके बता दिया था. बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो इसके ऊपर और बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो एक जस्ट मेरा एक वाइट बोर्ड पे सिंपल एक वीडियो था. तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक सेम वही चीज़ें मुझे एक बार थोड़ी सी जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ानी चाहिए, जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करें. तो गाइज़, हम लोग आज के चैप्टर में पुरानी कुछ चीज़ों को भी अच्छे से कवर करेंगे, और आज का पूरा पैटर्न हमारा NCERT बेस्ड होगा. ठीक है, राइट. तो मैं NCERT की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मार्क कराऊंगा. यू शुड हैव टू मार्क दैट पॉइंट्स, क्योंकि वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके हिसाब से क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है एग्जाम में. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. सो गाइज, अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि हमारा जो साउंड चैप्टर है ये किससे रिलेट करता है, क्यों है, क्या है, कैसे है. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे प्रॉपर रिवाइज करेंगे, और प्रॉपर मैं NCERT पैटर्न को फॉलो करके आपको चीज़ों को समझाऊंगा. ठीक है. तो अपने कॉपी और पेन साथ में अपनी NCERT बुक्स को लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जब मैं आपको बोलूँगा कि NCERT आपको ओपन करनी है, तो आपको सीधा NCERT ओपन करना है. वहाँ पे जो चीज़ें मार्क कराऊंगा बच्चे, वो चीज़ें पूरी आपको मार्क करनी है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके. तो साउंड, पहले तो ये समझो साउंड क्या होता है. अगर मैं बेटा बात करूं साउंड की, क्योंकि जनरल तौर पे अगर मैं देखूं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि साउंड क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है ना. एक चीज़ को समझ के चलना. अगर मैं बात करूं, देखो, ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक अच्छा मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, है ना. तो जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की बच्चे, तो यूनिवर्स में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी. एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. मैकेनिकल, लाइट, हीट एनर्जी एंड एक्सेट्रा. बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं. ये सारी एनर्जीज आ जाती हैं. ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज इसमें आ जाती हैं, है ना. और ये रहा मैटर. तो मैटर में से अगर हम हाथ हटा दें, सिर्फ एनर्जी की बात करें, तो इस एनर्जी में एक एनर्जी है साउंड एनर्जी. अब क्योंकि एनर्जी है तो आप समझ गए होंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ. ठीक है. तो साउंड इज अ form of energy which creates a sensation of hearing. Which creates a sensation of hearing. क्लियर है यहाँ तक? एनर्जी क्या होता है, साउंड क्या है. साउंड यहाँ पे इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, जिसकी वजह से हमें सुनने की शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं. वो क्या होता है? साउंड एनर्जी होता है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि साउंड किसे कहते हैं? समझ गए होंगे. ठीक. अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर साउंड एक एनर्जी है, तो आपको पता है कि एनर्जी से रिलेटेड जो भी नियम होंगे, जो भी लॉज होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी. ठीक है. दूसरी चीज, और अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि साउंड किसे कहते हैं. ठीक, साउंड किसे कहते हैं. अब आ जाओ बच्चे कि साउंड किसे कहा जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देखो, यस, यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी साउंड क्या है. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ठीक है,
क्या है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन? दिस इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसको हम लोग जो है यहाँ पे अच्छे से समझ के चलते हैं। यस, यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेटा कुछ एक्टिविटीज करके बताई गई हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ये एक्टिविटीज़ देने का पर्पज़ ही यही होता है कि आपके अंदर एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड को अगर यहाँ पे देखो तो क्या है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है और इसको सिंपली हिट किया गया है एक सिंपल पेंडुलम से, जहाँ पे ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये रहा थ्रेड, ये रहा टेनिस बॉल और ये रहा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ही ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट करना शुरू करता है तो यहाँ पे एक साउंड क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। ये एक साउंड क्रिएट होने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमको क्या समझ में आता है? यस, ये इसके रिजल्ट्स देखिए। रिजल्ट्स यहाँ पे क्या मेंशन है देखना कि इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस्ड sound by striking the tuning fork. We can also produce a sound by plucking, scratching and rubbing and shaking different objects, ठीक, exactly clear है। यहाँ पे आप देखो क्या है कि we set the object, सुनो सबसे important line है ये, we set the object vibrating and produce sound yes, sorry for this। तो गाइज यहाँ पे आपको देखना है कि वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। दूसरी, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इज दैट क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट बच्चे पॉइंट है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव में हमको क्या समझ में आता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव कैसे इंपॉर्टेंट है ना। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ठीक है। एंड वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? यहां तक क्लियर है कि साउंड वेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, साउंड वेव का प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? साउंड वेव का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन के थ्रू। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन हो रही है तो वहां पे साउंड सुनाई देती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। एंड वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो ये है वाइब्रेशन की डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो मैंने आपको एनसीईआरटी में बच्चे मार्क कराया है, इसको भी अच्छे से मार्क करके चलना, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं बेटा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव में, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव में, ठीक है। यस, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी का ही मेन लेक्चर है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही बेसिस पे पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक चीज़ की एनसीईआरटी हमें कहना क्या चाह रही है। तो अभी हम बेटा बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स पे, सॉरी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोडक्शन हमें समझ में आ गया कि साउंड वेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। बाय द वे ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग वहाँ पे साउंड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि चलो साउंड तो क्रिएट हो गई, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है ना।
ये है सोर्स और ये है रिसीवर, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर जनरेट भी हो जा रही है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अगर ये कर रहा है, तो साउंड रिसीवर के पास तक कैसे आ रही है? तो ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक साउंड प्रोपोगेट किस मैनर में हो रही है, ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव में। इसलिए मैं एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मार्क कराता रहूँगा, इसको समझते हुए चलना। अब देखो यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। ठीक है, तो मीडियम किसको कहा जाता है? जिसके थ्रू साउंड जो है ट्रांसमिट होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ साउंड अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ साउंड ट्रांसमिट हो रही है, तो इसके जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी चीज़ है उसको हम लोग मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको मीडियम बोलेंगे। यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। नाउ अब देखो यहां तक बेटा समझ में आ गया। तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट थिंग, द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि इस बीच रास्ता, जो ये जो रास्ता है, इसको यूज करके यहाँ पे साउंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो इस चीज को हम लोग मीडियम बोलेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज जान लो, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है सर, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल? इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वैक्यूम में साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, जबकि लाइट में इसका उल्टा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे मीडियम में ट्रैवल नहीं करती, वहां मीडियम में भी ट्रैवल करती है, लेकिन वहां पे सिनेरियो ये है कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। लाइट रे वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है और मीडियम में भी ट्रैवल करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मीडियम में ट्रैवल करता है। लेकिन सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अगर सिंपल देखें तो यहाँ पे हवा होगी, नहीं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे बेटा, जिसकी वजह से जो एक्ट एज अ मीडियम करेंगे और साउंड को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, अब आते हैं, मैं ये करता हूं कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बच्चे, वो मैं आपके लिए निकाल के बाहर उसको रख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यस, ठीक है, तो साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम टू द पॉइंट जनरेशन लिसनर when object vibrate it set out the particles to the medium around it, vibrating the particle do not wave। yes, यहाँ तक देखो, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो मैं आप लोगों को मार्क कराने जा रहा हूँ, इसको देखना अच्छे से। यस, ओके, द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम in the contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium, then it exert a force on the adjacent required yes हाँ, बस इतने में काम हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यस, ये लाइन्स इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये वाली लाइन मैं थोड़ी सी इरेज करना चाहूँगा। कौन सी? ये वाली। देखो ये वाली लाइन आप थोड़ी देर के इरेज कर दो। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने इरेज कर दी। यहां तक समझ में आ गया किसको मीडियम कहते हैं? अब देखो मीडियम में, पहले तो मैंने आपको बताया कि साउंड वेव ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू। अब ये आता है कि मीडियम में किस तरह से ट्रैवल करती है, मीडियम में किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, कोई भी मीडियम होगा बच्चे, जैसे मान के चलो ये एक सॉलिड मीडियम है। ठीक है, अब सॉलिड मीडियम में आपको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि जैसे ही इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, ये पार्टिकल्स मोशन में आते हैं और मोशन में आने के बाद ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये पार्टिकल अभी मोशन में है तो ये अपनी एनर्जी
इसको ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद ये धीरे धीरे शांत होता है, ये वाला एनर्जी देने लगता है, ये मोशन में आता है, फिर ये आता है, फिर ये, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और धीरे धीरे पूरी एनर्जी रिसीवर के कान तक पहुंच जाती है और इस वजह से साउंड रेज सुनाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड, मैंने बोला था ना, पहले ये खुद डिस्प्लेस होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर क्या करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे पार्टिकल के ऊपर, यानी कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करता है, फोर्स ट्रांसफर करता है, तो फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ के वाइब्रेशन में भी आ जाता है, ये भी वाइब्रेशन में आ जाता है। ठीक, फिर क्या होता है कि यही साइकिल फिर सारे पार्टिकल्स में मूव करती है, यही साइकिल पूरे सारे पार्टिकल्स में मूव करती है। और ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, और यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है, यही प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता है, कब तक, जब तक कि जो हम साउंड है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, मेरी बात क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरह से साउंड किस मैनर में प्रोपोगेट कर रही है, समझ में आ रहा है आप सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चे कि किस तरह से यहाँ पे साउंड वेव्स आपस में किस तरह से प्रोपोगेट कर रही हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, द डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रैवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उतना नहीं है, बट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो उसको ज़रूर लिख लेना। बाकी देखो यहाँ पे तुमको वेव की डेफिनेशन मिल रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो वेव, इसका मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ पे तुम्हें कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि जो साउंड वेव है ना बच्चे, जो साउंड है ना वो कायदे से अगर देखा जाए तो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, कौन सी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं इसको। चलो इधर आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो वेव इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वेव क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में। ठीक है, थ्रू व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट द नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन। ठीक है, जो अब देखो वेव ही उसके मोशन का कारण है। एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझ के चलना बेटा। जैसे मान के चलो ये एक पार्टिकल्स हैं, है ना, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, वेव की डेफिनेशन देखो, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अगर सपोज मैं इसको हिट करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे टक करता हूं तो ये मोशन में आ जाएगा, फिर ये मोशन इसको पास करेगा, फिर ये मोशन इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा। ऐसे करते करते अगर तुम अपनी आँख खोल के देख रहे होगे तो तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तुमको कोई एक वेव का फॉर्मेट दिख रहा होगा, एक वेव का पैटर्न दिख रहा होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये देखो एक वेव का पैटर्न दिखा कि नहीं दिखा, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, सो सिमिलर, अब यहाँ पे क्या होता है, दे इन टर्न प्रोड्यूसेस द सिमिलर मोशन इन द अदर्स, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ बट डिस्टर्बेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आपको मार्क करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, so this is what happens during the propagation of propagation of sound in the medium, hence sound can be visualized as a sound wave। देखो आया ना, साउंड वेव को आप एज अ वेव आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड द वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब तो ये मैकेनिकल वेव में यहाँ पे दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चे अगर बात करें कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट की जो वेव है वो कैसी वेव है बच्चे, ट्रांसवर्स वेव है, राइट। तो लाइट वेव कैसी है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, और साउंड वेव कैसी है, लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है। तो सर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या फर्क है, लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे ये दिख रही है, समझ में आई मेरी बात। लॉन्गिट्यूडनल वेव बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ट्रांसवर्स वेव कैसे दिखता है सर, ट्रांसवर्स वेव तुम्हें ऐसे दिखता है, ऐसे, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। इसको ट्रांसवर्स वेव कैसे बोलते हैं सर, बेटा ऐसे बोलते हैं, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, अगर एक यहाँ से मान के चलो एक ऐसे लाइन खींच रहे हो, एक ऐसे खींच रहे हो, एक ऐसे खींच रहे हो, एक ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, देखो अब आप मुझे देखते चलो, इसको आप देखते चले जाओ, इसको ऐसे बनाते जाओ, ठीक है, इसको आपने ऐसे बनाया था, दूसरा वाला ऐसे देखना, तो ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन के जैसे स्लांट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना बच्चे, क्लियर है। इसलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसको लॉन्जिट्यूडनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो रहा है ना पार्टिकल का मोशन, इसलिए देखो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, ठीक है, समझ लो बहुत कायदे से। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, हाँ। अब क्या होगा सर, अब एक चीज यहाँ पे होगी कि ये जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो कुछ कुछ जगह जब ये वे होता है प्रोपोगेशन का, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, लाइंस के बीच में ज्यादा गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। और जहाँ पे लाइंस के बीच में गैप कम है, प्रेशर ज़्यादा है, वो उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। जहाँ पे लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है, प्रेशर कम है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन समझ में आया, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इस वाले भाग को हम लोग ट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रॉफ ये दोनों चीजें होती हैं इसमें। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ होता है। कंप्रेशन और लॉन्जिट्यूडनल वेव में बेटा क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। यहाँ तक होप सो आप लोगों को बच्चे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नए चीज पे, ठीक है, चलो अब आगे आते हैं नए टॉपिक पे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको समझाया गया है ये वेव्स, यस यही मैं समझा रहा था। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था। अब देखो यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हो, और लाइन यहाँ पे लाइंस के बीच का गैप कम है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे, इसको कंप्रेशन रेयरफैक्शन। और ये ऑल्टरनेट चलता है, जैसे ट्रांसवर्स वेव में एक बार ऊपर होता है, एक बार नीचे होता है, एक बार ऊपर होता है, एक बार नीचे होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। यहाँ तक चीजें बच्चे समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन का आपको बच्चे मिल जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ। तो अब यहीं पे यहाँ पे आप लोगों को बताता है कि साउंड इस वेव में, इस मैनर में साउंड हमारा क्या होता है, मूव करता है या प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम में, ठीक है। तो कंप्रेशर में हाई प्रेशर होता है, रेयरफैक्शन में लो प्रेशर होता है। प्रेशर इज रिलेटेड टू, अब देखो वो जो प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, देखो प्रेशर वो कैसा है, ये भी यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम in a given volume. More density of the particle in the medium gives more pressure, ठीक, and vice versa. Thus propagation of sound can be visualized as a propagation of density variations
प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्यों मार्क करा रहा हूँ, 11th-12th में जाके तुम्हारे यही काम आएगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। तो बच्चे अक्सर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो दस द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज एज अ प्रोपोगेशन ऑफ क्या, डेंसिटी वेरिएशन। जाहिर सी बात है जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, उधर बाकी उधर डेंसिटी कम होगी जहाँ पे रेयरफैक्शन वाला पॉइंट है। समझ में आ गया? तो प्रेशर वेरिएशन होता है, ठीक है, डेंसिटी की वजह से प्रेशर वेरिएशन होता है इन द मीडियम में। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, है ना, यस। तो अच्छा देखो यहाँ पे ये एक जो टॉपिक है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये आपको बताया गया है कि साउंड वेव हमारी क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ पे एक्टिविटी करी गई है, इस एक्टिविटी के तहत आपको ये समझाया जा रहा है कि क्या कंप्रेशर है, क्या रेयरफैक्शन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक बारी थोड़ा सा देख लेते हैं कि द रीजन्स वेयर कॉइल बिकम क्लोजर, यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो इस चीज़ को हम लोग कंप्रेशन बोल रहे हैं, और जो अपार्ट है जहाँ पे प्रेशर कम है उसको हम लोग रेयरफैक्शन बोल रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्लिंकी विद द प्रोपोगेशन इन द मीडियम, है ना। So these waves are called longitudinal waves. In these waves the individual particle of the medium move in a डायरेक्शन, ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, राइट। अब यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ वेव भी बता रहा है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच का ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑसिलेशन होता है पार्टिकल्स का, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस फॉर्म यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो है मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। सिंपली ऑसिलेट, लॉन्जिट्यूडनल वेव में ऑसिलेशन होता है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का ऑसिलेशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लो, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, ठीक है ना। सो डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन का ऑसिलेशन तो है लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की उसमें नहीं है, लेकिन इसमें होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव में। कहाँ होता है? इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, इसको आप लोग मार्क कर लेना। और ट्रांसवर्स वेव, ये सारा कुछ ट्रांसवर्स वेव के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब आ जाओ तुम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, यहाँ पे जो मेंशन है इस चीज़ को देखना, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए। यस, तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, वी कैन डिस्क्राइब साउंड वेव बाय फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और स्पीड क्या होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड देखो, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है बच्चे, देखो हम लोग पढ़ते ट्रांसवर्स के ही फॉर्मेट में हैं, पढ़ते हम लोग इसको किस फॉर्मेट में बेटा? ट्रांसवर्स वेव के ही फॉर्मेट में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये ऐसा है, अब तुम देखो तो ये चीज़ बेटा क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कम होगा, ये बढ़ता घटता रहेगा, ठीक। उसके बाद अब आता है स्पीड, या इसको आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, या
यस, आप इसको वेलोसिटी बोल सकते हो, सिंपल वेलोसिटी है। वेलोसिटी अब देखो, अगर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आगे आपको कि क्या होता है वेलोसिटी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं, राइट। अ साउंड इन अ ग्राफिक फॉर्म, यहाँ पे यस, यहाँ पे देखो मेंशन है ना, यस ये। तो अगर मैं इस डायग्राम को ले लूँ, ठीक है, यस, इधर देखो, हाँ, डेंसिटी और प्रेशर इधर, डेंसिटी और प्रेशर इधर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये रहा एम्पलीट्यूड, ये ये दो क्रेस्ट हैं, दो सक्सेसिव क्रेस्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग लेमडा से शो करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी यहाँ से भी वेवलेंथ आप काउंट कर सकते हो। बाकी एवरेज डेंसिटी एंड प्रेशर और डिस्टेंस इस पॉइंट पे है जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकालोगे, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, सो दिस विल बी लेमडा बाई टाइम, है ना। और अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें बच्चे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम, क्योंकि मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो गया लेमडा, और इसको 1/t अलग कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गई आपके पास वेलोसिटी। इस चीज़ को मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपसे अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक एकदम बढ़िया से सबको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को देखा जाए, है ना। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ देखो, इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, और डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा। एसआई यूनिट विल बी दिस मीटर, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ है, डिस्टेंस है, तो उतनी ही आनी है, ठीक। यस, क्रेस्ट की और ट्रफ की डेफिनेशंस भी बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक है नहीं, यहाँ तक क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का देखो क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंटली एंड इवन अकर्स, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यानी कि बीटिंग द ड्रम इन अ यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एकदम सिंपली इसीलिए लिखा दिया कि वहाँ पे आपको क्या लिखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So the density of the medium oscillates between the maximum and the minimum value. The change in the density from the maximum value to minimum value then gain to the maximum value makes complete one oscillation. तो एक oscillation कब होती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाऊँ, जैसे एक यहाँ से उठा, ये ऐसे, यानी कि देखो एक ऑसिलेशन कब होगा, सुनो, ये मीन पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, मीन से फिर एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आया, तो एक ऑसिलेशन पूरी होगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया देखो रिप्रेजेंट, ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक, यूनिट होती है हर्ट्ज। तो द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, देखो यही है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एंड इट कैन बी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस दैट अक्रॉस द पर यूनिट टाइम. So we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by this letter. So that's why I have already told you about this कि जो frequency होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, it is the number of oscillation of the particle in 1 second is called frequency. तो f is equals to 1 by t इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे ये v नहीं है बच्चे, इसको न्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। ये NEW वाला न्यू भी नहीं है, ये NEU वाला न्यू है। समझ में आई मेरी बात? यहां तक क्लियर हो रहा है, राइट? अच्छा हाँ, देयर आर सम रीडिंग्स, ये आपको एक सिंपल रीडिंग इसकी ले लेना ताकि आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है।
और ये बाकी ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे पूरा वही है, राइट। यस। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियाज, और कुछ जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लास को चालू होने से पहले या जब भी मैं भी जो भी वीडियोस लेक्चर अभी अपलोड करूँगा, तो इसको आप ऑलरेडी एक बार अच्छे से देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कराया हुआ है बच्चे, उस चीज़ को अपने नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको मेंशन कर लें, ताकि आप लोगों को इसको चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो और आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर हो पाएगा, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाएंगे, राइट। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।